हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज 3 टॉपिक का बेसिक की बात करेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक को में जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले इसके जो आप अगर पढ़े होंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, जिसमें क्या होता था कॉन्सेप्ट में कि एक टीचर होते हैं और स्टूडेंट। अगर टीचर के पास नॉलेज है, ज्ञान है, और स्टूडेंट के दिमाग में सारे नॉलेज ज्ञान फीड कर देता, फीड मतलब उसके दिमाग में भर देता, जैसे कहते हैं कि समझाते समझाते उसको याद करा देता है, उसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अर्थात उस टीचर के पास ऐसी एक क्षमता है। जैसे कभी कभार देखते होंगे, कोई व्यक्ति होता है, आप बात करते हो, 2 मिनट के बाद वो चिढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है, कितना आप नाराज हो लेकिन वो अपनी बात को आप तक पहुंचाने में काफ़ी उसमें एक पेशेंस होता है, पोलाइटली होता है, उसी बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आपके अंदर पोलाइटली मतलब नहीं होगा या आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप टीचिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेशेंस होना और पोलाइटली होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात करते हैं इसके, हम पढ़ते हैं मैथड्स। टीचिंग के मैथड्स क्या क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। मैथड्स के बेसिक जो है 4 है। अगर आपने पढ़ा होगा, टीचर सेंटर मेथड्स क्या है, लर्नर सेंटर मेथड्स क्या है, ऑफलाइन मेथड्स क्या और ऑनलाइन मेथड्स क्या है। तो जैसे टीचिंग का 4 मेथड्स कौन कौन दोस्तों? एक होता ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब जैसे पहले पुराने जमाने में आप देखते होंगे, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठे होते थे, मतलब विद्यार्थी सामने और टीचर ऐसे बोर्ड पे पढ़ाता था। तो वहाँ पर जो फेस टू फेस क्लास चलता था उसको बोलते थे ऑफलाइन। अब उसमें लेक्चर लेते थे टीचर, नए नए तरीके से उनको पढ़ाना, क्वेश्चन करके पूछना, हर एक तरीके से क्या होता है, ये ऑफलाइन होता था, ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा इसमें होता है आपका ऑनलाइन। अब आजकल देखिए ऑनलाइन सबसे ज़्यादा चल रहा है, जितना डिजिटल का ज़माना है, चाहे मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे कैमरा लगा, कोई भी चीज़ है, जितना आज सब ऑनलाइन डिजिटल चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन से जोड़ दिया गया है। ऑनलाइन में 2 बेसिक, गवर्नमेंट का बेसिक आधार है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जैसे स्वयं क्या है, स्वयं और स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ये बेसिक जो आपका है, 2 चीजें पूछता है। कब लाया गया? 2017 में लाया गया, 7 जुलाई जो भी है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन इसको लाया गया था, ये भी पूछता है। तो आज का स्वयं प्रभा क्या होता है, इसी में जोड़ा गया एक आता मोक, आप लोग पढ़ेंगे, मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये इसका मकसद क्या होता है, सभी तक मैसेज पहुंचना चाहिए, सभी तक जो है एक डिजिटल तरीके से क्या और चैनल तक पहुंच होना चाहिए। आप चैनल क्या, जैसे कि आप जिनके घर में डीटीएच है, अब डीटीएच सॉरी ये डीटीएच जो होता है, इसमें पहले क्या था, 32 चैनल थे, फिर 40 हो गया, कभी काल 180 हो गया, बढ़ाते रहते घटाते रहते हैं, ये चलता रहता। फैक्चुअल कभी काल पूछता है कि 32 कब था, 40 कब था, 80 कब हुआ, 180 कब हुआ। इस प्रकार से चैनल क्या होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। ये ऑनलाइन पूरा गवर्नमेंट जो स्कीम चलाया है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक, 9 से लेकर के 12 तक, कोई भी कोर्स है, आप नीट की तैयारी करते हो, यूपीएससी तैयारी, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट अवेलेबल कर रखा है, आप पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो। ये है आपका ऑनलाइन। दूसरा होता है टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, और लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मतलब क्या होता है, जब टीचर किसी पे डिपेंड नहीं होता है। क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है तो किसी पे डिपेंड नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिपेंड है किस पे, स्टूडेंट पे। क्लास में अगर स्टूडेंट ही ना उपलब्ध होंगे तो किसको वो बताएगा। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा, लाइक नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं, तो मुझे लगेगा कि मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो जाऊंगा, क्यों, इसका मतलब मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, मैं अपने अंदर यही सोचना शुरू कर दूंगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो बोला गया है टीचर सेंटर, मतलब जो टीचर का मेन महत्व कब होता है और लर्नर का मेन महत्व कब होता है, इसके बारे में बात करता है। अगर क्लास में स्टूडेंट उपलब्ध है तो टीचर का महत्व ठीक, अगर क्लास में टीचर उपलब्ध है, स्टूडेंट नहीं है, तो उनकी महत्व कम हो जाती है। वही चीज़ आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर क्लास में स्टूडेंट उपलब्ध है लेकिन टीचर ही ना हो तो महत्व किसकी बढ़ गई, टीचर की।
तो यहाँ पर ये दोनों मेथड्स को समझना है। कभी टीचर जो है स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, कभी स्टूडेंट जो है टीचर पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो आपका ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड्स। फिर नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं, इसमें इसको मिटा देते हैं, इसे बताते रहेंगे। अगला इसमें आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसके 3 स्तरों में बांटा गया है, 3 बेसिक आधार है। अब लेवल में जैसे अब जो टीचर का लेवल, अब लेवल में इसमें 3 है। एक होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। ये 3 लेवल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जब क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को आप रटाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, एक एक डाटा जैसे आप लिख करके दिखाते हैं बच्चे को, टेबल रटाते हैं कि 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6, इस प्रकार से सारी चीज़ें जब आप रटाते हैं तो उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा आपका होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे क्लास 6 से क्लास 12 तक का जो बच्चा पढ़ता है उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख जाता है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा आपको होता है रिफ्लेक्टिंग लेवल, जब बच्चा मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन कर लेता है, अंडर ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, आप खुद से डिसीजन लेता है अपने लाइफ में क्या बनना है, क्या नहीं बनना, किस तरीके क्या करना है, फिल्मी दुनिया में जाना है या उसे टीचिंग दुनिया में जाना है या एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना है, वो अपने लाइफ को खुद डिसीजन लेने की योग हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। अब पूछते हैं मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट जो इस पे आपका हर्बर्ट ने दिया था। तो हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो उनका नाम था मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को दिया था। रिफ्लेक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट एक व्यक्ति उनका नाम था हंट, उन्होंने इसका दिया था। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका हो जाएगा आपका हर्बर्ट और इसका, ठीक है। तो आपका लेवल हो गया। नेक्स्ट पूछता है आपका इसमें मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। अब मॉडल ऑफ टीचिंग कहते हैं भाई, जैसे आजकल मॉडल है, अलग अलग प्रकार है। आप सोचिए क्या प्रकार, जैसे कहते हैं आजकल नई नई मार्केट में नई नई मॉडल गाड़ी आती है, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग डिजाइन की। ठीक उसी प्रकार से टीचिंग का अलग अलग मॉडल है। इस मॉडल को जो बांटा गया बेसिक अगर देखा जाए तो 3 है आज, जो बेसिक 3 ही है, एंड्रागोजी, पेडागोजी, हेटागोजी। एक अब इसमें भी एक बताते हैं। एंड्रागोजी मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब टीचर और स्टूडेंट हमेशा एक प्रकार से क्या होता है, टीचर स्टूडेंट के हमेशा साथ रहता है। जैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जब बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर टीचर हमेशा क्या करता है, स्टूडेंट के साथ साथ रहता है, हर एक टॉपिक को समझाता रहेगा, उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। पेडागोजी, यहाँ पर थोड़ा सा टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ी सी गैप हो जाता है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे को अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ी सी गैप हो जाता है। और आपका हेटागोजी, जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो वहाँ पर आप देखिए टीचर का बहुत महत्व कम हो जाता है। अब यहाँ से खुद से बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, खुद से तैयारी करता है, क्या हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, खुद से एनालिटिकल तरीके से तैयारी करता है, इसको बोलते हैं हेटागोजी। ये था आपका मॉडल ऑफ टीचिंग। ये भी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। अब अगला इसमें हम बात करते हैं, अगला क्या आता है आपका, जब मॉडल ऑफ टीचिंग आ गया, फिर इसमें आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, किसी चीज का उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाना जरूरी है भाई, इस समाज को बेहतर करना, देश को बेहतर करना, नॉलेज को बेहतर करना है, क्वांटिटेटिव नॉलेज देना, क्वालिटेटिव नॉलेज देना। अब क्या होता है इसमें आता है ऑब्जेक्टिव में 2 चीज, एक सोशल आता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा, एक होता सोशल, समाज, क्या लिख देते हैं, एक सोशल, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव, एक होता क्वालिटेटिव, तो एक होता मात्रात्मक और एक होता गुणात्मक। तो इस तरीके का, तो मात्रात्मक गुणात्मक 2 चीजें हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, इसको बताते हैं, ऐसे समझ जाइए। जैसे क्वांटिटेटिव मीन्स होता है किसी एक चीज के बारे में अवेयर करना, जैसे नंबर के बारे में बताना,
कि आपका नंबर कितना, मार्क्स कितने आए, आपके सब्जेक्ट में कितना आपको नॉलेज है, हिस्ट्री में कैसी नॉलेज है, पॉलिटी में कैसी नॉलेज आपके पास है, इकोनॉमिक्स के बारे में कैसी नॉलेज आपके पास है। ये आपका क्वांटिटिव की बात करता है। जैसे किसी बच्चे से आप जब पूछते हैं बताइए अमेरिका की राजधानी क्या है, तो बोलेगा वाशिंगटन है, तो एक प्रकार से क्वांटिटिव नॉलेज है। लेकिन ये जब पूछा जाए आप एक बेहतर समाज के लिए कौन सा नॉलेज है जो जीवन में ज्ञान आता है, लाइफ में ज्ञान आता है, कि इन्होंने उनकी बात करने का तरीका देखिए, संस्कारी बच्चा है, बड़े और छोटों का रिस्पेक्ट करता है, गुरुजनों का रिस्पेक्ट करता है, किस तरीके से समाज को बेहतर करना है, ये होता है आपका क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मीन्स होता है बुकिंग नॉलेज होना, और क्वालिटेटिव मीन्स होता है गुणात्मक होता है, जो जीवन का सार का, जीवन का स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं आध्यात्म, अपने बारे में समझना, लोगों के बारे में समझना, जीवन के बारे में समझना, नेचर के बारे में समझना, पूरे समाज को बेहतर के बारे में समझना, इसको बोलते हैं गुणात्मक नॉलेज। तो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। पढ़ाई का मेन मकसद होता है अपने लिए एक मात्रात्मक नॉलेज तो ले लेंगे, आप जीने खाने की व्यवस्था तो कर लेंगे, लेकिन जीवन को बेहतर रखने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कम से कम एक गुणात्मक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इमोशनल नॉलेज होना चाहिए, एक एनालिटिकल नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा आध्यात्म बारे में नॉलेज होना। अध्यात्म मतलब ये नहीं कि आप भगवान से प्राप्ति में लग जाओ, आध्यात्म मतलब खुद के अपने बारे में जानो कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान ही बन के रहना है। जैसे अपना दर्द है वैसे दूसरे के दर्द को समझना, ये अलग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या है, पढ़ाने या पढ़ने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर इसी में आपका आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब प्रिंसिपल मीन्स होता है, अब प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत। भाई कोई भी टीचर का एक सिद्धांत होता है। क्यों? आपका काम है पढ़ाना, आप होमवर्क करिए, जो आपको बच्चों को पढ़ाना है उसी टॉपिक पे बात करिए, अनावश्यक कहानियां मत सुनाइए। क्लास में जाइए, मान लीजिए कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, नेट की तैयारी करता है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करिए। अगर उसको आप डायस्पोरा के बारे में बता रहे हैं कि माइग्रेशन होता है, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाते हैं, क्यों जाते हैं? भाई क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, आजकल सी लेवल मतलब समुद्री सतह जो बढ़ती चली जा रही है। जैसे बंगाल में अगर देखा 3-4 जिले ऐसे हैं कि आने वाले समय 25 साल में उनको डूबने की स्थिति आ सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब आप उसको लॉजिक के तरीके से समझाएंगे तो वो बोलता है ये टीचिंग का एक सिद्धांत हुआ, ये इसका एक प्रिंसिपल था। ये नहीं है कि आप कुछ जो सिलेबस में वो नहीं बता रहे हो, बाकी अलग चीज़ें आप समझा रहे हो, तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक टीचर का सिद्धांत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। फिर टीचिंग का फेज होता है। अब फेज मीन्स क्या होता है, इसके अलग अलग एक फेज है, अलग अलग चरण है। अब इसके चरण जो बांटा गया है, इसको प्रकार से अगर देखा जाए कि बिफोर टीचिंग क्या है, आफ्टर टीचिंग क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग क्या है। इसी प्रकार से एक आता है इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। तो अगर देखा जाए तो फेज टीचिंग में आपका मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन जो आप करते हैं अर्थात इवेल्युएशन जो आप करते हैं लास्ट में है, ये जो इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यही आपका फेज में बांटा गया है। प्री टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, अर्थात बिफोर टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, आफ्टर टीचिंग। जैसे कभी काल आप किसी को बात करते हैं, कभी काल जैसे किसी को एक बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को समझना, पहले उसकी बात को खूब ध्यान से सुनिए। इससे क्या होगा, एक प्री मतलब तो पहले उसकी बात को सुनिए, उससे पता चलेगा व्यक्ति किस लेवल कहाँ तक स्टे करता है। क्या ये पॉलिटिकल बातें करता है, क्या ये इकोनॉमिकल बातें करता है, क्या ये सोशलिज्म बातें करता है, क्या इन्वायरमेंट को लेकर के सीरियस है, या ये स्पिरिचुअल बातें करता है। सॉरी, इससे ये पता चलेगा कि प्री मतलब किसी से बात करने से पहले जो उसके बारे में नॉलेज लेते हैं उसको बोलते हैं प्री बिफोर टीचिंग, अर्थात किसी को पढ़ाने से पहले, किसी को जानने से पहले जो हम जानकारी लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको आप पढ़ाने जाते हो, अब पहले उसको क्या करो, पहले उसके बारे में जानकारी रखो। बेटा आपका लेवल क्या पढ़ाई का, कितना आपको टेबल आता है, कितना आपका लेटर आता है, कितने तक आपको याद है, कितना क्या कॉन्सोनेंट कितने हैं, वॉवल कितने हैं, हिंदी में कितने कॉन्सोनेंट है, वॉवल कितने हैं। आप जो पढ़ाने से पहले सारी चीज़ें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्री टीचिंग, अर्थात उसको बोलते हैं बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले उसके बारे में जानकारी रखना। दूसरा होता है जब आप पढ़ाने शुरू कर देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसको आंसर ढूंढते हैं, बेटा ये चीज़ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं कोई टॉपिक बता दिया जैसे लेवल ऑफ टीचिंग,
तो मैं पूछूंगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। तीसरा होता है पढ़ाने के बाद लास्ट में उसका हम टेस्ट लेते हैं कि अब इस बच्चे का जो टेस्ट होता है या तो परसेंटेज बेस होता है या तो ग्रेड बेस होता है। परसेंटेज में कोई नंबर दिखाएंगे, ग्रेड में जैसे ABCD करके ग्रेड बनता है। अगर बच्चे का अच्छा परसेंटेज 60 से ऊपर आता तो बोलेंगे अच्छा परसेंटेज है, गुड, अच्छा पढ़ाई किया। 70 80 90 आता तो बोले फर्स्ट डिवीजन है ये। दूसरा होता है ग्रेड में, अगर बच्चा अच्छा नंबर है तो उसको A+ देते हैं, थोड़ा कम है तो B+ कर देते हैं, और थर्ड क्वालिटी है तो C ग्रेड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो मूल्यांकन करते हैं उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। तो ये बेसिक इतना चीज़ें अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसमें आता है एक टॉपिक है ब्लॉम टेस्टोनॉमी। ब्लॉम टेस्टोनॉमी क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसके 3H कॉन्सेप्ट है। एक होता है हेड, सिर, दूसरा हैंड उसका हाथ, और तीसरा हार्ट उसका हृदय। 3 चीज़ की बात करता है। 3H कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति दिमाग से तो बहुत डेवलप हो गया, हैंड से मतलब रोजी रोटी के लिए बेहतर हो गया, कमाने खाने की योग हो गया, लेकिन पैसा और दिमाग सब कुछ उसके पास है, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, इमोशनल नहीं है, तो इंसान नहीं है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि कम से कम इंसान के अंदर 3 चीज़ अगर बेटर है, अगर उसके पास पैसा है और इमोशनल है तब भी ठीक है। दिमाग कम है कोई चल जाएगा, लेकिन अगर दिमाग बहुत है, दिमाग मतलब ज़्यादातर चालबाज रहना, दो लोग को भिड़वा देना, राजनीति करना, चलो ठीक है, मगर हैंड अर्निंग है, कोई कोई दिमाग से पैसा कमा लेता है, लेकिन उसके पास अगर इमोशनल नहीं है, लोगों को दुख दर्द को नहीं समझ सकेगा, तो समाज को बेहतर कैसे करेगा, कैसा टीचर बन सकता है। इसलिए 3H कॉन्सेप्ट दिया था ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने। ये हमने एक सरसरी जो बातें की है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में होता है। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या होता है दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी चीज़ है पुनः खोज करना। जैसे आपने देखा होगा पहले मोबाइल का 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल होती थी। जब वो मोबाइल 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल होती थी तो उसमें कीपैड होता था, बट उसमें कैमरा नहीं होता था। आज देखिए तो जो मोबाइल है उसमें कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, कीबोर्ड, जो कीपैड है आजकल डिजिटल हो चुका है, सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गया है। उसमें काफ़ी ऐप्स आ चुके हैं, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, Gpads ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ आप देखते चलाते हैं। ये किसका देन है, रिसर्च का। मतलब किसी चीज़ का नया खोज करना, नया रिसर्च मतलब नया खोज करना, नया एक्सपेरिमेंट करना। आप जैसे पढ़ाई करते हैं, कल आपका JRF हो जाता है, या आपका PhD में होता है, या आपका नेट होता है। आप किसी टॉपिक पे जब आप रिसर्च करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है। जब प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी आप रिसर्च कर पाओगे। जैसे किसी ने प्रॉब्लम ढूंढा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कि भारत की जो मिट्टी है यहाँ पर कई प्रकार की है, औषाधी मिट्टी है, आग्नेय जैसे चट्टान को बांटा गया है, तो औषाधी है, रूपांतरित आग्नेय इसको हिंदी में बोलते हैं, सेडिमेंट्री है, इग्नियस है। तो इस प्रकार से जो उसको बांटा गया है, ऐसे मिट्टी के प्रकार होते हैं, बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इस प्रकार से पीली मिट्टी जो डिवाइड किया गया है। आप उस प्रॉब्लम को ढूंढिए, इसमें कौन सा चीज़ का फसल लगाया जाए जो इस मिट्टी के अकॉर्डिंग फसल हो सकता है। तो उसको आप लैब में जाके क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोरोना काल जब आया था तो लैब में क्या हुआ, दवा की बार बार प्रैक्टिस चल रहा था। वही होता है रिसर्च करना, नया चीज़ खोजना, नई चीज़ का आविष्कार करना। तो ये चीज़ आपका होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए पहला चीज़ होता है, इसमें टॉपिक आपका आता है पॉजिटिविज्म क्या है एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी क्या है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, ये बेसिक चीजें क्या है इसको समझिए, ऐसा समझ लो। पॉजिटिविज्म मतलब होता है ये हमेशा तार्किक बात करता है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब होता है ये साइंटिफिक बात करना। पहले क्या होता था, लोग उसको साइंस से जोड़ के बातें करके रख देते थे कि भाई कोई बात हुआ हर एक चीज़ कि आज मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो बोलेंगे नेचर है, आज टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए चीज़ें गर्म हो जाती हैं, दूध दही का फट जाना, या पसीने ज़्यादा स्वेटिंग होना, या उसके बाद और भी देखते होंगे गर्मी से काफ़ी फसल सुलझ जाना,
जैसे पौधे मुरझा जाते हैं, तो कोई ये तार्किक दे के अपना मतलब तार्किक नहीं दिया, साइंटिफिक बोल के निकल गया। ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो बर्फ मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो ये बेसिक चीज़ आपका क्या होता था, पॉजिटिविज्म, ये आपका साइंटिफिक बात है। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मीन्स क्या हुआ, किसी भी चीज़ में तर्क जोड़ना, तार्किक बात करना। तार्किक मतलब क्या हुआ कि जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ा तो लोग ठंडा पीना शुरू कर दिए, बेल शरबत पीना शुरू कर दिए। अब ठंडी वस्तुओं का ज़्यादातर कंज्यूम करना, कोका कोला, पेप्सी, बहुत सी चीज़ें मार्केट में। कॉटन कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, घरों में एसी लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो बाहर के टेम्परेचर से बचने के लिए इस प्रकार से हर एक अपना अपने वातानुकूलित अपने लिए सुलभ सुविधाओं का व्यवस्था करना शुरू कर दी। तो जिसमें एक तार्किक बात होता है उसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, और जिसमें एक साइंटिफिक बात होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। इस एक टॉपिक होता है और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक अगला इसमें शुरू होता है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च में क्या है, कई मेथड्स, इसकी विधि क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, हिस्टोरिकल मेथड्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है। 4 मेथड्स बेसिक चीजें हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है किसी चीज का एक मात्रात्मक रूप में समझना, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स होता है कि जो एक मात्रात्मक सभी लोग के पास नॉलेज होना चाहिए। राम, श्याम, दिनेश, सुरेश, महेश, XYZ जितने लोग हैं सभी के पास नॉलेज अगर है तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अगर उसी में से किसी एक व्यक्ति के पास सिर्फ नॉलेज है उसको बोलते हैं इंडक्टिव अर्थात क्वालिटेटिव। तो बेसिक चीज में बोला जाता था मेथड्स में एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स मीन्स होता है किसी चीज का बार बार प्रैक्टिस करना, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप उसके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जैसे आप UGC नेट की तैयारी करते हैं तो आप तब तक बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका स्कोर कम से कम, आप ये समझिए कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से जब तक आपका 95 क्वेश्चन सही नहीं हो जाता तब तक आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए, रिवीजन करिए। ये है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। नेक्स्ट आपका होता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड मीन्स होता है ऐतिहासिक रूप से जो आप रिसर्च करते हैं। आपने देखा होगा जो NIA डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, किसी भी चीज़ का एक होता है हमारे पास जो हिस्टोरिकल सोर्स होता है, एक लिटरेचर के माध्यम से मिलना, दूसरा होता है स्टोरी के माध्यम से मिलना, तीसरा आपका होता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका खुदाई करके कोई चीज़ें हमें मिलता है। जैसे आप देखते होंगे किसी ने कहा कि मेरा धर्म बहुत पुराना है, किसी ने कहा नहीं मेरा धर्म बहुत पुराना है, किसी ने कहा चलिए आप सबूत दीजिए। पता चला मिट्टी के अंदर खुदाई हुआ तो कोई एक मूर्ति निकला, कार्बन डेटिंग से पता किया गया कि पता चला 2500 साल पुराना। किसी ने किताब लिखा है, किताब पता चला 12वीं 15वीं शताब्दी में लिख दिया। अब उस किताब को पढ़ा जा रहा, कार्बन डेटिंग से किया गया तो बोला गया ये तो 15वीं शताब्दी में लिखा गया, लेकिन ये जो मूर्ति बनाई गई है इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला ये आपका 2500 साल पुराना है। तो इसके आधार पर जो हम रिसर्च करते हैं, नई चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। इसी में आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च मीन्स होता है ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या होता है रिसर्च करने का। उद्देश्य ये है किसी भी चीज़ का अगर रिसर्च कर रहे हो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, एक्यूरेंसी होना चाहिए। आप एक्यूरेंसी मतलब जैसे कंसिस्टेंसी लगातार, एक्यूरेंसी मतलब सटीकता पे बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करिए, ये सारी चीज़ें आप उसमें ध्यान रखना चाहिए। डिपेंडेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं किसी एक चीज़ को इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी ना ज़्यादातर डिपेंडेंट हो, दोनों को बैलेंसिंग अप्रोच में रिसर्च होना चाहिए। ऐसा पूरा बायस नहीं होना चाहिए कि एक अनबायस हो जाओ, नहीं बायस नहीं, अनबायस नहीं। आप बायस अनबायस समझ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी का पक्ष ले लो, आप पूरा एक प्रकार से निष्पक्ष बात करो, ट्रांसपेरेंसी बात करो। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। एक होता है उसमें आपका रिसर्कल होना चाहिए, आज आपने किया फिर उसमें कोई नया चीज़ होना चाहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक एक नया चीज़ का खोज ना हो जाए। इसका मेन मकसद होता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। फिर पढ़ते हैं कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर टोटल इसमें 12 है। जैसे ऑब्जेक्टिव का है वैसे आपका कैरेक्टर भी होता है, वही चीज़ सारा सेम टू सेम है। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में 30 प्रकार के रिसर्च होते हैं। बेसिक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 2-4 पूछ लेता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ये काफ़ी आपका उसमें आता है।
फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, अगला हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस रिसर्च क्या है। हाइपोथेसिस रिसर्च मीन्स होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। जैसे एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव। नल मीन्स होता है किसी चीज़ का या तो यस होगा या तो नो होगा। अल्टरनेटिव मीन्स होता है अगर कोई चीज़ नल में रिजेक्ट किया गया है तो अल्टरनेटिव में वो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं टेस्ट। टेस्ट होता है जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, एच टेस्ट क्या है, इसके बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा इसमें होता है आपका एनोवा टेस्ट। जेड टेस्ट और टी टेस्ट और एच टेस्ट क्या होता है, अगर 30 से ज़्यादा है, 30 से कम है, 30 के बराबर है। इस बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, आपने 30 लिखा है, अगर 30 के बराबर है तो बोलेंगे भैया टी टेस्ट कर दो। 30 से अगर ये मान लीजिए 30 ज़्यादा है और ये कम है तो इसको जेड टेस्ट बना दो। अब पता 30 के ये जो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये टेस्ट कर दो। ये बेसिक एक पैमाना रखा गया है, अलग अलग इसका रिसर्च है, कॉन्सेप्ट अपना दिया गया है। इसको बोलते हैं टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इसको टेस्ट नाम होता है, इसका खोज करना। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें आपका एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट मीन्स होता है जिसमें आपका एमंग और बिटवीन की बात करता है, कभी काली क्वेश्चन पूछता है। एमंग और बिटवीन मीन्स क्या होता है, एमंग मीन्स होता है जहां पर लाभ वैसे 40, 50, 60, 70, 80 बहुत से ग्रुप है। अब बहुत से ग्रुप है तो उसको एमंग नाम दे दिया, ठीक है। और एक मतलब बिटवीन मतलब पर दो ग्रुप हो। अब आपको रखना है जहां पर टू ग्रुप अगर आ जाए, ए और ग्रुप है, ए और है तो बिटवीन हो गया। जहां ए बी सी लाभ बहुत से ग्रुप है तो उसको बोला। अब ये ग्रुप को जोड़ करके बना क्या एनोवा टेस्ट। बस आपको बेस चीजें रट्टा बड़ा मार लेना नहीं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कुछ मार ले, आपको पेपर निकालो दोस्तों, बात कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं। ये होता है आपका एनोवा टेस्ट और टी टेस्ट। नेक्स्ट हम इसमें स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च मींस होता है सॉरी स्टेप ऑफ रिसर्च मींस होता है जैसे आप कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो स्टेप पढ़ते हैं। आज सोचें चलो आज पढ़े टीचिंग है, पढ़िए अब अगला दिन रिसर्च पढ़ूंगा, फिर कॉम्पिटिशन होगा, फिर मैं लगाऊंगा। इस प्रकार से जो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसी प्रकार से स्टेप ऑफ रिसर्च में भी बेसिक क्या पढ़ते हैं। पहले किसी का प्रॉब्लम होता है, अगर आपको रिसर्च करना है तो पहले चीज का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम समझे फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं अलग अलग तरीके से। डिजाइन करने के बाद उस डिजाइन फिर क्या आप डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा से जो आप करेंगे प्राइमरी डाटा हो चाहे सेकेंडरी डाटा हो। प्राइमरी होता है जो फेस टू फेस किसी से बात करके डाटा कलेक्ट करें। सेकेंडरी वो होता है जो कोई खोज करके रखा, आपने वहां से पढ़ के अपना जैसे विकिया पढ़ा के बस इंटरनेट या गूगल से या किसी कोई रिसर्च है उसका आपने जाकर थीसिस वगैरह वहां से जाके आप देख लेते हैं, फिर अपना रिसर्च करते हैं। ये सेकेंडरी सोर्स है। फिर उस बाद क्या करते हैं, उस डाटा को एक बनाते सैंपल तैयार करते हैं। सैंपलिंग जब तैयार करेंगे तो इस प्रकार का सैंपल है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस इसमें संभावना 100% सही दिखेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी मींस जिसमें संभावना नहीं दिखती है। इस प्रकार से आप 85 करोगे। फिर सैंपलिंग बाद क्या करते हो, एक सिनॉप्सिस तैयार करते हो, इसमें सिनॉप्सिस वगैरह आप बनाओगे। अब सिनॉप्सिस आप तैयार हो जाता है, फिर सिनॉप्सिस को क्या करते हो, डेवलपिंग डाटा का कह सकते हो। डेवलपिंग डाटा के बाद उस डाटा को फिर एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद लास्ट में आप कर देते हो रिपोर्ट तैयार कर देते हो। ये रिसर्च बेसिक कांसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। एक बार से मैं रिकॉल करा देता हूँ। किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम डिजाइन तैयार करो, डिजाइन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो, डाटा तैयार करो, उस डाटा को सिनॉप्सिस बनाओ अर्थात प्रपोजल बनाओ, उसके बाद उसमें डबल डाटा फ्रैक्शन करो, उस डेवलपिंग डाटा को फिर एनालाइज करो, उसके बाद में सबमिट करो। सॉरी बाद में पढ़ते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च के बाद आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या क्या है। अब आईसीटी मतलब आपका जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, इनका क्या योग है रिसर्च में बहुत है। पहले क्या होता था कि आप जाके पढ़ते थे नहीं मिलता। आज इंटरनेट पे जाइए, कोई टॉपिक मारिए, उसका पूरा डिटेल आ जाता, आप अच्छे से पढ़ कलेक्ट करिए, उसको बोलते हैं आपका इंटरनेट का था। आईसीटी का माध्यम से कोई रिसर्च करने का सपोर्ट करता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं आईसीटी सपोर्ट रिसर्च। अब उसके क्या क्या विधि बनता है, आईसीटी का क्या योग है। लास्ट में पढ़ते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स मींस होता है नैतिकता। ऐसा रिसर्च करो किसी को ना हो, आप अपना खुद का। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई फार्मूला बनाता है, आप ऐसे सिंपल बात की पढ़ाने का तरीका है, सबका काम करने का तरीका है, सबका किसी फील्ड में जैसे डायरेक्टिंग करने का अलग तरीका है, कोई खाना बनाता है उसका बड़ा विधि अपना तरीका है। तो अगर आप किसी कॉपी कर हो और कोई क्या दिखा आपकी पहचान करेंगे, आप अपनी पहचान खुद बनाओ, अपनी नई चीज को आविष्कार करके किसी का कॉपी मत करो। इसको बोलते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। तो हमने जो बात किया रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या टॉपिक है, फिर से मैं बात कॉल देता हूं। बहुत स्टीचिंग, दूसरा स्टेप ऑफ रिसर्च, तीसरा मेथड्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम पढ़ते हैं आपका आईसीटी सपोर्ट। आईसीटी सपोर्ट मींस होता है जो कंप्यूटर बारे एथिक्स में पूरा नहीं के बारे में।
ये बेसिक जो टॉपिक बात देखो ना। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो, तो इसमें आपको 4-5 टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। पेन नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, लिखते हैं पहले इस कॉन्सेप्ट जो, फिर दूसरे के क्या है, रिसर्च के कितने कम्युनिकेशन कितने प्रकार है, फिर इसके मॉडल को पढ़ो, फिर इसके बाद बैरियर कितने हैं और क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कैसे प्रभावित होता है, फिर उसके बाद आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एक टॉपिक आपका दिया होगा कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन से होता है कॉन्सेप्ट समझता है। अगर एक अपनी बात बी तक पहुंचाने में सक्षम है, एक के द्वारा जो कोई डाटा है उसको बोलते हैं इनकोड कर, बी डाटा जो डिकोड करके उसका रिप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक के द्वारा मैसेज भेजना, दूसरे के द्वारा मैसेज को प्राप्त करना, एक द्वारा क्वेश्चन पूछना, बी द्वारा रिप्लाई, प्रक्रिया को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा टाइप्स, अच्छा टाइप्स में कई है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इसमें बात है, जैसे आपका फॉर्मल है, फॉर्मल जिसमें एक रूल उड़ाकर कम्युनिकेशन करना, अपने ऑफिस में हो, कहीं किसी दफ्तर में काम करते हो तो वहाँ पर आपका रूल के अकॉर्डिंग बात करना पड़ता है कि ऐसा कि आप कुछ जब हो, आधा काम दिएगा काम करोगे, उसके बाद आपका ब्रेक होगा, आपका एक लंच का टाइम होगा, खाना खा फिर काम करोगे। इस प्रकार से रूल के अकॉर्डिंग साथ होते बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई रूल कोई नहीं है, जैसे घर यार दोस्त से परिवार में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है जिसमें एक कार्ड से फेस टू फेस बात करते हो, डायरेक्ट जैसे आपने सामने बैठ के एक सवाल किया दूसरे उसका आंसर दिया, उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कुछ मैसेज का डिले होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी को आप मैसेज लिखते हैं, चलते हैं व्हाट्सएप पे, यार दोस्त जो भी आप मैसेज किया, मैसेज बाद में देखते हैं तो रिप्लाई करते हैं, इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोला गया है। अब इस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है फेस टू फेस बातें नहीं होती, किसी हद तक किसी के माध्यम से बात करते हैं। जैसे अब इसमें होता है बेसिक एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में होता है जैसे आप मैसेज लिखो डायरेक्ट आप देखा रिप्लाई करते होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होता है जैसे आप मैसेज बाद में 1-2 दिन बाद रिप्लाई करते होते हैं एसिंक्रोनस। इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मींस होता है जैसे हमने बात किया रूल अकॉर्डिंग वर्टिकल, जैसे अगर मान लीजिए एम साहब है, सीओ साहब है, पीओ है, मैनेजर साहब है, इस तरीके से जो आप बात रूल अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे ऊपर तक कम्युनिकेट होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है ये बता देते हैं तो हॉरिजॉन्टल टीचर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट बात कर रहे हैं, प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, मैनेजर टू बात बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात है आप फॉर्मूला इनफॉर्मल डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्बल और वर्ब मींस होता है जिसमें लिखित रूप से वर्बल तरीके से बात करना, मौखिक रूप से बात करना, बोल करके बात करना, लिख कर बात करना, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है जिसमें कोड की बात करते हैं, संकेत की बात करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से लाइन खींच रहे हैं, एक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आप रोड पे जाते हैं, जब ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल आता है, इसका भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बात कर रहा है। तो रेड सिग्नल आ गया, आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, ग्रीन होगा आप आगे अपनी गाड़ी को ले जाइए। इस प्रकार से जो सारी चीजें कोडिंग तरीके से बात होती है उसको बोलते हैं आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये टाइप्स ऑफ बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिक है लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजिटिव कम्युनिकेशन और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन हो तो वन वे कम्युनिकेशन, जैसे आप बैठे हो, अकेले रहते हो, स्वयं से पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ा, स्वयं साइंस को समझते हो, कोई मूवीज देखा, कोई धारावाहिक देखा, कोई वेब सीरीज देखा, आप बैठ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हो कि देख इस तरीके का कैरेक्टर होता तो अच्छा होता, इस तरीके का होता तो बहुत अच्छा, आप स्वयं में बात कर रहे हो। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसको समाज से रिलेट करके समझ या आप खुद से बात करते हो, उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन या रेखांकित कम्युनिकेशन, रेखांकित संचार। दूसरा होता है आपका ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मींस होता है जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हो, सवाल कर रहे हो, दूसरा सवाल का फर्स्ट उसका आंसर है, जहां पर इमीडिएटली आंसर का जवाब का उत्तर रिप्लाई का आंसर क्वेश्चन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। तीसरा हमने जो बात किया इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एक प्रकार से एसिंक्रोनस की तरीके से है। यहाँ मैसेज का डिले होता है, जैसे कभी कभार आप देखते हैं आपने मैसेज किया 2 दिन 3 दिन 1 मंथ बाद वो मैसेज को देखता है, फिर वो रिप्लाई, उसको इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ये है आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मींस होता है किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना, रुक जाना। जैसे आप बात किसी कहना है, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, कोई कहती है, अगर कि पता चल बात मैं ना समझ पा रहा हूँ, मेरी नहीं समझ पा रहा है, इस प्रकार से वो लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट करता है। तो आपको पता है लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा अवरुद्ध। दूसरा होता है आर्टिफिशियल बैरियर, भौतिक बाधा। भौतिक मींस होता है आप रास्ते से अपनी मान लीजिए व्हीकल से फोर व्हीलर से आगे जा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, अचानक पता चला आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, या रोड का चला ब्रिज हो गया है, एक प्रति बहुत बाधा क्रिएट हो गया, अर्थात एक आपका फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन।
समझ के सोचता है जब आप किसी से कोई बात कहते हैं, अगर आपके प्रति पहले ही नेगेटिव धारणा बना लिया है, आप कितना उसके सामने अपना बनो या कितना भी उसको पोलाइट बात हो, लेकिन आपके प्रति अगर नेगेटिव धारणा पहले से ही ऐसा कर लिया बना लिया है तो आप उसको नहीं समझा सकते। तो वो है साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। पहले से उसने अपने मन में ऐसी धारणा बनाया है। वो सुनने बोलते हैं कोई छोटी सी गलती हो, उस गलती को लेकर आप एक ऐसा इमेज क्रिएट कर लिया कि आप ऐसे ही व्यक्ति हो, बोलते हैं साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट करते हैं कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल मींस होता है कि चीज का सांस्कृतिक रूप से जुड़ा होती है। जो आप ये वेस्टर्न कल्चर है और इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर की बात करते हो, यहाँ की कल्चर देखिए, अब भारत देखिए, पूरा एक भारत की जो कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, लोगों का मिलनसार है, भाई भतीजा मामा ताऊ जो भी इस प्रकार से रिश्ते हैं, क्या फॉरेन में देखने को मिलता है? नहीं है। तो ये जो कल्चर है हमारी कल्चर मैच नहीं होता है, तो हमारी कल्चर को जब नहीं समझ पाते, हम उनकी कल्चर को नहीं समझते। अब पता चला वहाँ 10 साल 15 साल का बच्चा वाइन पीता है, कारण क्योंकि ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश में बॉडी को रखने के लिए दिया जाता है, मटन करने के लिए दिया जाता है, बॉडी को चाहिए ही चाहिए। हमारे देश में क्लाइमेट है, हर 4 मंथ के बाद क्लाइमेट जो होता है, और जैसे हमारे यहाँ फसल क्रॉप्स होते हैं, तो हम अपने खान पान को जीते हैं, वो खान पान का कल्चर को जीते हैं। जब ये दूसरे कल्चर हम नहीं पाते, पर क्या होता है बैरियर, इसको कल्चर बैरियर कम्युनिकेशन देखते हैं कि अगर आप भारत में 15 साल 17 साल बच्चा माँ बाप के सामने वाइन पीगा, माँ बाप थप्पड़ बजाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। वहाँ पर है आप शराब पी रहे हैं, नाइट में पार्टी कर रहे हैं, उनकी कल्चर हमारे कल्चर के प्रकार से बैरियर क्रिएट करती है, हम समझ पाते। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद बैरियर में आता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें संगठन होता है, रूल होता है, नियम होता है। कभी कल आप मुझे एक प्रधानमंत्री से बात करवाते हो, आप एक चपरासी हो, बात कर पाओगे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से रूल जाओगे, फिर उस ऑफिस जाओगे, वहाँ से ऑफिस जाओगे, आपका हर तरीके से चेक होगा, हर तरीके आपके बारे में लिया जाएगा। तो एक प्रकार से क्या होती है, बाधा बन करती है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, एक संस्था है, वहाँ तक पहुँचने नहीं देती है। ये होता है आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्ट प्रभावित होता है कम्युनिकेशन भी प्रभावित होता है। ए और बी नाम दो व्यक्ति हैं, ए अगर उसकी बात को सुनता है, दूसरी बात को समझता है। अगर मैं दिन तक बड़बड़ा रहा हूँ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मैं सबसे ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन अफेक्टिव तभी हुआ जब अगला मेरी बात को सुनेगा, उसका तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। और अफेक्टिव के लिए कम से कम चीज होता है, सिंपल होना चाहिए, सिंपल लिखावट चाहिए। कभी कुछ लोग बोलते हैं उनकी बातें आप सुनते रहे, कुछ लोग ऐसे कान में लगता है अजीब होगा भाव की बातें ना सुन, तो बहुत मधुर प्रिय बातें होती तो आप सुनने में भी अच्छा लगता है। अफेक्टिव मतलब एक सब हो, अच्छी लिखावट हो, अच्छी कहानी हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो। जैसे मूवीज आप देखते हैं, कुछ मूवीज देखते हैं तो आपको लक्ष्य में आप खोजते हैं, तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एक मधुर अच्छा हो, तो 2% होना बहुत जरूरी होता है। अगला बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मींस होता है, इसके मॉडल हटा गया। मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है बारे में, सॉरी दोस्तों, मॉडल में दो एक मास मीडिया, सॉरी मास मीडिया कम्युनिकेशन, सॉरी मॉडल है बता, इसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन कहता है जहां पर आप देखते हैं टेलीविजन हो, न्यूज़पेपर हो गया, एडिटोर हो गया, सेमिनार हो अटेंड करते हैं, सारी चीज क्या आपका होता है, मीडिया कम्युनिकेशन की बात करता है। यहाँ पर आपको क्या क्या होता है, आप जैसे न्यूज़पेपर पे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन, द हिंदू है, राष्ट्रीय है, द इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू टाइम्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये सारे लॉट्स ऑफ हमारे सोर्सेज क्या है, न्यूज़पेपर। इसी प्रकार से लिखा है मास मीडिया कम्युनिकेशन। दूसरा आजकल बहुत से टेलीविजन, अलग अलग से चैनल, बहुत से चैनल देखिए, आप दिन भर सुनते रहिए, समझते रहिए। अगला है डोरिया आते हैं, लाखों लोग का हजारों का भीड़ है, उसमें बहुत से लोग सवाल का जवाब करते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो हमने एक सही तरीके से बात किया रिसर्च एप्टीट्यूड और क्रिएशन। अगर एक टॉपिक को आप जो मैं बोले इस सिलेबस को देखिए, बार बार उसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, यही से क्वेश्चन उठता है। अगर वीडियो फिर बनाएंगे आप कहेगा द पीपल इन द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन और आज तीन टॉपिक जो थे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। बीच में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं थोड़ा बनाने में फिर से अब आ गया हूँ। बाकी प्रैक्टिस समय कहीं कोई वीडियो में दोस्तों आप अपने नॉलेज को बढ़िए, अपने आप को सफलता देखिए, जब नहीं सब क्रिटिसाइज करो, जो सीखो पढ़ो आगे बढ़ो। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।